तो जो सब्सटेंस अपनी मोल्टन स्टेट में या फिर अपनी एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे वो सब्सटेंस होंगे बेटा जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। कई सारे एसिड हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जो कि हम पढ़ते भी हैं, गैस्ट्रिक जूस, विनेगर, सिट्रिक एसिड, ट्राटिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड हैं। जो भी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट, उसको हम बोलेंगे ब्रॉन स्टेट बेस। लुईस कॉन्सेप्ट ने एक अलग तरीके की बात करी। उन्होंने बोला लुईस एसिड वो होंगे जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या हाल है बेटा आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया से होगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होगे। बेटा आज हमारा इक्विलिब्रियम चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर से हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने वाले हैं। आज के बाद हम जितना भी डिस्कस करेंगे उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम मेनली होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम के कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन हम मेनली जो डिस्कशन करेंगे कॉन्सेप्ट का वो होंगे अपने आयनिक इक्विलिब्रियम से। तो इसमें आज देखते हैं हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे जो माइकल फैराडे जी ने दिए थे। इसके बाद देखेंगे एसिड एंड बेस थ्योरी को, ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन को, कॉमन आयन इफेक्ट को, और देखते हैं अगर एक टॉपिक और भी कोई कवर हो जाएगा तो उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। मेनली हम इतना तो कवर करेंगे ही करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमें देखना है कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। इससे पहले हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम वैसे अगर टेक्निकली सोचो तो होती तो एक ही चीज है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इक्विलिब्रियम प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व हुआ। केमिकल इक्विलिब्रियम में जनरली मॉलिक्यूल्स के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम बात करते थे केमिकल इक्विलिब्रियम की तो वहां पे आयंस नहीं आते थे, वहां पे न्यूट्रल स्पीसीज आती थी। जैसे इस वाले में देखिए N2+3H2 प्रोवाइड द 2NH3, ये सारे के सारे न्यूट्रल स्पीसीज हैं। तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वहां पे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स या फिर न्यूट्रल स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं, कोई आयंस नहीं होता वहां पे, इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की तो जैसे नाम ही उसका खुद बताता है, खुद सजेस्ट करता है कि भाई यहां पे आयंस का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो जहां पे आयंस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जहां पे इक्विलिब्रियम स्टेप में आयंस भी इन्वॉल्व होते हैं, उस इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। जैसे लास्ट वाला देखिए, NaCl प्रोवाइड द Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ये जो एग्जाम्पल होगा ये आयनिक इक्विलिब्रियम का होगा। या फिर जैसे देखिए HCl, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये टूट जाता है H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो इस समय भी ये जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है यहां पे भी आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसीलिए इसको आयनिक इक्विलिब्रियम हम बोलने वाले हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बिटवीन मॉलिक्यूल्स, हैंस आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम। N2+3H2 प्रोवाइड द 2NH3, यहां पे मॉलिक्यूल्स ने इन्वॉल्व किया। आयनिक इक्विलिब्रियम, आयंस आर इन्वॉल्व, हैंस इट इज कॉल्ड द आयनिक इक्विलिब्रियम। जैसे NaCl इक्विलिब्रियम में होता है Na पॉजिटिव और Cl माइनस के, या फिर HCl इक्विलिब्रियम में होता है H पॉजिटिव और Cl माइनस के। तो बहुत सिंपल सा है कि कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसके बाद आते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने जितने भी सब्सटेंस हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक सब्सटेंस वो जो कि अपनी एक्वस स्टेट में या फिर मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते थे, उनको बोलते थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और एक सब्सटेंस ऐसे थे जो अपनी एक्वस स्टेट में, मतलब एक्वस स्टेट का मतलब क्या होता है, उसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ये एक्वस स्टेट होती है। या तो वो अपनी एक्वस स्टेट में या फिर वो अपनी मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते थे। तो जो सब्सटेंस अपनी मोल्टन स्टेट में या फिर अपनी एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है बेटा, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, पहला कौन सा होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा कौन सा होगा? इलेक्ट्रोलाइट। देखते हैं। माइकल फैराडे
classified substance into two categories based on their ability to conduct electricity. फर्स्ट वन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये वो सब्सटेंस होंगे जो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते, जैसे विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट, ओके, लाइक यूरिया, ग्लूकोज, शुगर एक्सेट्रा। ये ऐसे सब्सटेंस है, जैसे आपने क्या किया, वाटर लिया, प्योर वाटर है, आपने उसकी कंडक्टिविटी चेक कर ली, एक्सपेरिमेंटली प्योर वाटर की आपने कंडक्टिविटी चेक कर ली, और फिर उसमें आपने शुगर मिलाई, प्योर शुगर मिलाई, और फिर आपने उसकी कंडक्टिविटी चेक करी, तो आपको पता चलेगा शुगर को मिलाने से वाटर की कंडक्टिविटी ना ही इंक्रीज हुई है और ना ही डिक्रीज हुई है, मतलब शुगर का कंडक्टिविटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, मतलब शुगर कंडक्टिविटी को इनहेंस नहीं कर रहा है। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जो कंडक्टिविटी को नहीं शो करता है उसको हम बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दूसरे वाले कौन से होंगे, जस्ट इसके अपोजिट, इलेक्ट्रोलाइट्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन molten state और इन aqueous state लाइक NaCl, HCl, HBr, CaOH whole twice एक्सेट्रा। ये कुछ इस तरह के सब्सटेंस होंगे जो अपनी या तो मॉल्टन स्टेट में या फिर अपनी एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको बेटा समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद भी हमने इलेक्ट्रोलाइट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया। एक हमने देखे कुछ सब्सटेंस जो कि मेनली आयनिक थे और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड थे, उनको अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो पूरा डिसोशिएट हो गए, पूरा का पूरा डिसोशिएट हो गए, जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% आती थी, तो वो कंडक्टिविटी भी ऑब्वियसली ज्यादा शो करेंगे। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जो वाटर में डिसॉल्व करने पे पूरी तरीके से कैटायंस और एनायंस में टूट जाते थे, जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 100% आ जाती थी। तो ऐसे सब्सटेंस जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 100% होती है, जो ज्यादा कंडक्टिविटी शो करते हैं, जो पूरी तरीके से पानी में टूट जाते हैं, उनको हमने बोला ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पूरी तरीके से टूट जाते हैं। और कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जो कि वेरी वीक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड थे, उनको देखा गया कि वो वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हुए, उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% नहीं थी बल्कि कम थी, मे बी 10%, 20%, 30%, 40%, मतलब 100% से कम थी। ऑब्वियसली जो कम डिसोशिएट होगा आयंस में, वहां पे कंडक्टिविटी भी कम होगी, तो क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी कम थी इसी कारण इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा गया। तो फिर इसको देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू पार्ट। फर्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोशिएट होंगे, डिसोशिएट 100% इन वाटर, कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सकता है। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेंडेड आफ्टर द सैचुरेशन पॉइंट। ये बेटा मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बताया था कि NaCl में क्या हुआ था, NaCl में सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, लेकिन कब, जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है तब। ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये आयनिक कंपाउंड हो सकते हैं, NaCl, MgCl2, KBr, CaOH whole twice, CaCl, KCl, NaOH, KOH एक्सेट्रा, या फिर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं, लाइक HCl, H2SO4, NH3 नहीं होगा यहाँ पे, HNO3 एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, ये हमारे पास पोलर कोवेलेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं, NH3 यहाँ पे नहीं है। फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे मैंने आपको बताया ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 100% होती है। दे कैन नॉट डिसोशिएट 100% इन द वाटर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हैज टू बी लेस देन 100%। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, इनको क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इनके बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम हमेशा प्रेजेंट होता ही होता है। किस किस में, आयनाइज फॉर्म में, आयंस में एंड अनआयोनाइज फॉर्म में। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या है, वीक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड लाइक अपना CH3COOH एसिटिक एसिड, HCOH, HCN, NH4OH एक्सेट्रा। तो बहुत ही सिंपल है बेटा इन बातों को समझना।
इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कंडक्टिविटी शो करते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में भी एक कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जो 100% डिसोशिएट हो गए, उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा थी, उनको हमने बोला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जो 100% डिसोशिएट नहीं हुए, जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ कम थी, उनकी कंडक्टिविटी भी कम थी, तो उनको हमने बोल दिया वीक इलेक्ट्रोलाइट। बहुत सिंपल है यहां तक समझना। इसके बाद चलते हैं बेटा सीधे के सीधे अपनी एसिड बेस थ्योरी पर, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में मेनली हम एसिड और बेस से डील करेंगे, सॉल्ट भी डिस्कस करते हैं, लेकिन मेनली जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे एसिड और बेस से। तो हमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि भाई एसिड कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं और बेस कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, एसिड को कैसे डिफाइन किया जाएगा और बेस को कैसे डिफाइन किया जाएगा, इतनी तो हमें चीजें पता होनी चाहिए। ऑल्दो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी अपनी 9th 10th में या फिर उससे भी जो लोअर क्लासेस हैं उसमें आप कंप्लीट कर लेते हैं, फिर भी हम इसको करते हैं। तो देखो बेटा क्लासिकल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट बहुत पुराने कॉन्सेप्ट जो बहुत आप बोल सकते हो सैकड़ों साल पहले जो यूज करते थे, उसके हिसाब से एसिड क्या थे। देखो एसिड सबसे पहले वो चीजें जो सॉर इन टेस्ट, खाने में खट्टी होती हैं, ठीक है, गिव हाइड्रोजन गैस विद द एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल्स के साथ जो हाइड्रोजन गैस दे दें, एक्टिव मेटल्स के साथ अगर उनकी रिएक्शन कराई जाए तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करें। और एबीआर, एबीआर का मतलब क्या है, एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर। एसिड वो सब्सटेंस होंगे बेटा जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। कई सारे एसिड हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जो कि हम पढ़ते भी हैं, गैस्ट्रिक जूस, विनेगर, सिट्रिक एसिड, ट्राटिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड हैं। सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई जैसे जिंक है, जिंक एक एक्टिव मेटल है, इस एक्टिव मेटल जिंक की हमने रिएक्शन कराई किसी एसिड से, फॉर एग्जांपल 2HCl एक्वस स्टेट में, और जब हमने उनकी रिएक्शन कराई तो यहां पे क्या हुआ, एक तो सॉल्ट बन गया ZnCl2, एक तो सॉल्ट बन गया ZnCl2, और साथ में क्या होता है, वहां से बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, वहां से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ऐसे सब्सटेंस जो एक्टिव मेटल से, ऐसे सब्सटेंस जो एक्टिव मेटल से रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, उनको हम बोलते हैं एसिड, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं बेस की। बेस क्या होते हैं, बेस बिटर इन टेस्ट। आप जब इनको खाते हो तो आपको लगता है कि कोई कड़वी चीज खाई है, जैसे करेले हैं, नीम है, ठीक है, इस तरीके की चीजें, लौकी, इस तरीके की चीजें जब आप खाते हो ना तो आपको मीठे नहीं लगते हैं, खट्टे नहीं लगते हैं, बल्कि वो कड़वे लगते हैं। तो जो फ्रूट्स, जो वेजिटेबल कड़वे होते हैं वो जनरली एल्कलाइन होते हैं, वो बेस होते हैं, ठीक है। सोपी इन टच, जब आप इनको टच करते हो तो आपको ऐसी फीलिंग आती है जैसे आपने सोप को टच किया हो। जैसे जब आप लैब में कभी जाओ तो अगर बहुत डाइल्यूट NaOH है, कहीं पे बहुत डाइल्यूट NaOH है, तो एक बार उसकी छोटी सी एक ड्रॉप को टच करके देखना, आपको वो इतनी चिकनी पता चलेगी, इतना लगेगा जैसे आपने शैम्पू छू लिया हो या फिर सोप को टच करके आप रगड़ लो, इतना चिकना लगेगा। मतलब वो हमेशा सोपी इन टच होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक और डेफिनेशन है इनकी, BRB। अब आप समझ गए होंगे BRB क्या है, बेस कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस। ये बहुत ही पुरानी डेफिनेशंस थी जो आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं कि जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं, और जो हमारे पास बेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेड लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को ब्लू
लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, बल्कि वो लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देते हैं, लिटमस पेपर को रेड से ब्लू कर देते हैं और एसिड क्या करते हैं, ब्लू पेपर को रेड कर देते हैं। ये हमारे पास बेस होते हैं बेटा। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, लाइक Na2CO3.NH2 वॉशिंग सोडा है, KOH है, NaOH, कई सारे मैंने आपको वेजिटेबल्स बता दिए जो कि खाने में कड़वे होते हैं, जैसे करेला हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिटर गॉड, ये सब चीजें जो होती हैं ये कैसी होती हैं, ये सारी चीजें बेसिक होती हैं। अब आते हैं बेटा अपने जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनकी तरफ। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ने साइंटिस्ट आर्हीनियस ने भी अपने कॉन्सेप्ट दिए एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए। इन्होंने बोला एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पे H पॉजिटिव देंगे, और बेस वो सब्सटेंस होंगे जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पे OH माइनस डोनेट करेंगे। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एसिड वाटर में H पॉजिटिव डोनेट करेंगे, बेस वाटर में OH माइनस को डोनेट करेंगे। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास HCl है और HCl को अगर हमने वाटर में डिसॉल्व किया, या फिर अगर HCl गैस है और HCl गैस को वाटर में पास किया, तो ये क्या देगा, वाटर में जाके ये दे देगा H पॉजिटिव NCl माइनस। या फिर हमारे पास H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको अगर हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो वाटर में डिसॉल्व करने पे ये क्या देता है, ये देता है 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 माइनस माइनस एक्वस सल्फेट आयंस। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि वाटर में डिसॉल्व होने पर क्या दे, H पॉजिटिव दे, उसको हम बोलेंगे आर्हीनियस एसिड। और ऐसा कोई सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पे बेस दे, OH माइनस दे, उसको क्या बोलेंगे, बेस। एग्जांपल देखते हैं, जैसे NaOH है, अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, NaOH सॉलिड की फॉर्म में आता है, मार्केट से खरीदा जा सकता है, फ्लेक्स की फॉर्म में होता है। NaOH जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये क्या देगा हमें, ये देगा अपने पास Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। तो NaOH ने वाटर में OH माइनस को दिया, डोनेट किया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेस। या फिर और एग्जांपल ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो इसने क्या दिया, इसने दिया Ca प्लस 2 एक्वस प्लस 2OH माइनस एक्वस। तो CaOH होल ट्वाइस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पे OH माइनस देता है। तो वो सब्सटेंस जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पे OH माइनस दे वो आर्हीनियस बेस होगा, और वो सब्सटेंस जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पे H पॉजिटिव दे वो आर्हीनियस एसिड होगा। लेकिन ये डेफिनेशन भी बेटा पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बात करता है केवल वाटर की। इसका मतलब क्या है, अगर किसी सब्सटेंस को एसिड की तरह बिहेवियर शो करना पड़ेगा तो उसको आपको वाटर में ले जाके ही देखना पड़ेगा। अगर वो सब्सटेंस वाटर में H पॉजिटिव दे दे तो आप एसिड बोलोगे, अदरवाइज उसको एसिड नहीं बोलोगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो हमने देखा ये पूरी तरीके से लिमिटेड है, किसके लिए, ये पूरी तरीके से लिमिटेड है एक्वस सॉल्यूशन के लिए। मतलब आप एक्वस सॉल्यूशन में तो एसिड और बेस को डिफाइन कर सकते हो, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन के बाहर आपके पास एसिड या फिर बेस को डिफाइन करने की कोई भी डेफिनेशन नहीं है। यानी HCl वाटर में डिसॉल्व किया तो वो एसिड है, अगर HCl बाहर है तो हम उसको एसिड नहीं बोलेंगे। उसको एसिड की तरह बिहेवियर शो करने के लिए वाटर चाहिए ना, इस डेफिनेशन के हिसाब से। NaOH जब वाटर में डिसॉल्व किया तो आप बोलोगे भैया हाँ NaOH वाटर में तो बेस है, लेकिन व्हाट अबाउट द सॉलिड स्टेट, क्या जब NaOH बाहर है उस समय हम उसको बेस नहीं बोलेंगे? तो इस तरीके की कुछ चीजें थी जो कि बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी। दूसरी क्या थी, H पॉजिटिव का एग्जिस्टेंस डाउटफुल था। इसका मतलब क्या है, उन्होंने बोला अगर आप H पॉजिटिव डोनेट करते हो तो आप एसिड हो। लेकिन बेटा जरा सोचो, हाइड्रोजन में से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो बचता है H पॉजिटिव, जो कि क्या है
इट इज ओनली न्यूक्लियस, और आप बोल सकते हो ये केवल एक प्रोटॉन ही है। अब एक सिंगल प्रोटॉन H पॉजिटिव कैसे एग्जिस्ट करेगा, कहां एग्जिस्ट करेगा, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। H पॉजिटिव डोनेट कर दिया, लेकिन H पॉजिटिव डोनेशन का मतलब है आप बोलो केवल एक सिंगल प्रोटॉन, एक सिंगल न्यूक्लियस, और वो कैसे एग्जिस्ट करेगा इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। अब जरा सोचिए, CO2 भी एसिडिक सब्सटेंस है, आपको पता है। SO2, SO3 ये भी सारे एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, लेकिन इनमें से किसी के पास H पॉजिटिव दिख ही नहीं रहा है हमें। ना CO2 के पास H पॉजिटिव है डोनेट करने के लिए, ना SO2 के पास है डोनेट करने के लिए, ना SO3 के पास है H पॉजिटिव डोनेट करने के लिए। तो इनको कैसे डिफाइन करेंगे फिर? कैन नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर, यहां पे और ऐड कर लेंगे बेसिक नेचर, बेसिक नेचर ऑफ NH3। NH3 बेसिक है, हमें पता है। CaOH होल ट्वाइस, ये एल्कली मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, पता है। MgOH ये भी हमारे पास बेसिक ही होगा, लेकिन इनके पास अगर आप देखो NH3 के पास OH माइनस नहीं है डोनेट करने के लिए, CaO के पास OH माइनस नहीं है डोनेट करने के लिए, MgO के पास OH माइनस नहीं है डोनेट करने के लिए। जब इनके पास OH माइनस ही नहीं है डोनेट करने के लिए, तो आखिर हमने इनको बेस क्यों बोल दिया, मतलब उसको क्यों वो डिफाइन नहीं कर पा रहा? ये भी तो बेस है, NH3 बेस है, CaO बेस है, MgO बेस है, लेकिन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट इनको डिफाइन नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट, ये बाद में हमें पता चला कि भैया H पॉजिटिव वाटर में कभी फ्री तो होता ही नहीं है। H पॉजिटिव क्या करता है? अगर H पॉजिटिव एक वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा तो वाटर में ये हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में रहेगा। मतलब वो जो H पॉजिटिव बोला वो गलत बोला। एक्चुअली में H पॉजिटिव वाटर में इंडिपेंडेंट तो होता नहीं है, वो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में होता है। अगर उसने एक वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन किया, तो उसने बनाया H3O पॉजिटिव। अगर उसने दो वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन किया होगा तो वो बनाएगा H5O2 पॉजिटिव। अगर मान लीजिए उसने तीन वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन किया तो वो क्या बनाएगा? तब बनाएगा H7O3 पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव कभी भी फ्री एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल को लेके एग्जिस्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो बात तो उसने H पॉजिटिव की करी ना, जबकि H पॉजिटिव तो वाटर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये भी बात कुछ अधूरी रह गई। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के बाद दो साइंटिस्ट आए, ब्रोनस्टेड एंड लॉरी। उन्होंने भी अपना कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने भी बताया कि भाई एसिड ये होना चाहिए, बेस ये होना चाहिए। उन्होंने क्या बोला? इनकी थ्योरी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इनकी थ्योरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये थ्योरी आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में तो सॉल्व, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी, चीजों को समझने में हेल्प करेगी काफी ज्यादा। लेकिन ये थ्योरी अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काफी ज्यादा यूज की जाती है, जहां पे हम न्यूक्लियोफाइल कौन अच्छा होगा, बेस कौन सा अच्छा होगा, लीविंग ग्रुप कौन सा अच्छा होगा, जब हम इस तरीके की चीजों को समझते हैं वहां पे भी यही थ्योरी हमारे पास काम आती है। यही एक टूल होता है जिससे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी काफी सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, काफी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ब्रोनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड कौन होते हैं? जो H पॉजिटिव डोनेट करते हैं। इन्होंने वाटर नहीं बोला, इन्होंने बोला H पॉजिटिव। कहीं भी कोई भी अगर H पॉजिटिव डोनेट करता है, वाटर में डोनेट करे या फिर वाटर के बाहर डोनेट करे, कहीं भी कोई भी अगर H पॉजिटिव डोनेट करता है तो हम उसको बोलेंगे एसिड, ब्रोनस्टेड लॉरी एसिड। जिसे देखते हैं एग्जांपल, जैसे पहला तो यही हो गया, HCl ने H पॉजिटिव डोनेट किया तो ये अपना एसिड हो गया। H2SO4 ने H2SO4 भी अपना 2 H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, इसमें मैंने एक दिखाया है। H2SO4 ने अपना H पॉजिटिव डोनेट किया, ये भी एसिड हो सकता है। HNO3
ने अपना H पॉजिटिव डोनेट किया, ये भी एक एसिड हो सकता है। मतलब कोई भी जो अपना H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं एसिड। फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जब भी हम किसी एसिड में से H पॉजिटिव निकाल देते हैं तो जो बचता क्या है उसको बोलते हैं बेस, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। कोई आदमी है, उसका हेड निकाल दो, हेड निकालने के बाद जो बचेगा क्या, उसको क्या बोलोगे, बॉडी। H निकाल दिया, जो बचा उसको क्या बोला, बॉडी। कितना सिंपल है, याद रखना कि हमने किसी का हेड रिमूव कर दिया, H रिमूव कर दिया, तो H रिमूव करने के बाद वो जो बचा वो क्या बचा है, B। चाहे बॉडी समझ लो चाहे बेस समझ लो। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा समझने में काफी इजी है। अगर किसी एसिड से H पॉजिटिव निकाल देते हैं तो जो एसिड का बचा हुआ पार्ट होगा उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। जैसे हेयर Cl माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl, हेयर HSO4 minus is the conjugate base of H2SO4. NO3 minus is the conjugate base of HNO3. H पॉजिटिव को निकालने के बाद जो भी बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। फिर उन्होंने बहुत ही जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं अब डिस्कस करने वाले हैं। जब भी हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा क्या प्रोवाइड करेगा, वीक कॉन्जुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या डोनेट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में से अगर हमने H पॉजिटिव निकाल दिया तो वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा वीक कॉन्जुगेट बेस। जैसे आप ये समझ सकते हो HCl, ये कैसा एसिड है बेटा, जो HCl है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। ये H पॉजिटिव और Cl माइनस को बनाएगा। अब यहां पे मैं लिख देता हूं भैया ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में से जब H पॉजिटिव निकाल दिया तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा वीक कॉन्जुगेट बेस। वो क्या बनेगा, वीक कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड था इसीलिए Cl माइनस को वीक कॉन्जुगेट के बेस कह सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास HNO3। नेक्स्ट है हमारे पास HNO3। HNO3 क्या करेगा, ये अपना H पॉजिटिव डोनेट करेगा, NO3 माइनस बनाएगा। HNO3 भी नाइट्रिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। H पॉजिटिव को निकालने के बाद, H पॉजिटिव को निकालने के बाद जो बना होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। उसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। और स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा क्या प्रोवाइड करता है, वीक कॉन्जुगेट बेस प्रोवाइड करता है। ये NO3 माइनस होगा वीक कॉन्जुगेट बेस। अब बात करते हैं वीक एसिड की। वीक एसिड के बारे में क्या कहा गया है, वीक एसिड में से अगर आपने H पॉजिटिव निकाल दिया, वीक एसिड ऑलवेज प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। वीक एसिड से H पॉजिटिव निकाल दें, वीक एसिड से H पॉजिटिव निकाल दें तो वो जो नई फॉर्म बनेगी वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा। जैसे देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं वीक एसिड का। जैसे आपको पता है एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसने H पॉजिटिव डोनेट किया, इसने H पॉजिटिव डोनेट किया, क्या बनाया, एसिटेट आयन और H पॉजिटिव। अब CH3COOH ये क्या है बेटा, ये है वीक एसिड। ये क्या है, ये है अपना वीक एसिड। वीक एसिड क्या देगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। एसिड में से H पॉजिटिव निकाल दो, जो बचा है वो क्या बनेगा, वो बनेगा कॉन्जुगेट बेस। और वीक एसिड का कॉन्जुगेट कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। बहुत ही सिंपल है, देखो स्ट्रॉन्ग का वीक बना, स्ट्रॉन्ग का वीक बना तो वीक एसिड का क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको पता है बेटा कार्बोनिक एसिड H2CO3b एक वीक एसिड होता है।
ये डिसोशिएट होगा किसमें, H पॉजिटिव में, और क्या देगा, बाइकार्बोनेट आयन। क्या देगा बेटा, बाइकार्बोनेट आयन। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये कैसा एसिड है, ये है एक वीक एसिड। ये क्या है बेटा, एक वीक एसिड। वीक एसिड ने जब H पॉजिटिव डोनेट किया तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। मतलब ये बाइकार्बोनेट क्या होगा बेटा, बाइकार्बोनेट आयन कैसा होगा, ये होगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है, एसिड में से अगर H पॉजिटिव को निकाल दिया तो जो वो बचेगा, जो वो बनेगा, उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। अगर वो स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक बनेगा। अगर स्टार्टिंग में वो वीक एसिड होगा तो उसका कॉन्जुगेट जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस ही बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बेटा ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं। जैसे हमने ब्रोंस्टेड एसिड में देखा था, जो H पॉजिटिव को डोनेट करते हैं कहीं भी, चाहे सॉल्यूशन में चाहे गैसियस स्टेट में, कहीं पे भी जो H पॉजिटिव को डोनेट करते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड। यहां पे बिल्कुल उल्टा है, जो उनको एक्सेप्ट करे, जो भी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट, उसको हम बोलेंगे ब्रोंस्टेड बेस। जैसे अब देखो एक ये चीज समझना, NH3 H पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन करके क्या बनाता है बेटा, ये NH3 बनाता है NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अभी हमने देखा था ये वाली चीज, आप समझो बेटा, ये वाली चीज बाइकार्बोनेट आयन को मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। मतलब अगर मेरे पास बाइकार्बोनेट आयन हो तो ये भी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके क्या बना सकता है, H2CO3 बना सकता है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये भी हमारे पास बेस हो गया। बेस का मतलब ही क्या है, बेस का मतलब ही क्या है, बेस का मतलब है जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले। देखो NO3 माइनस माइनस भी अगर इस रिएक्शन को बैक डायरेक्शन में लेके जाएं, अगर इस वाली रिएक्शन को मैं बैक डायरेक्शन में लेके जाऊं तो इन बैक डायरेक्शन NO3 माइनस एक्सेप्ट द H पॉजिटिव। तो जो भी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, बेस। इसीलिए तो मैंने इसको कॉन्जुगेट बेस बोला। यहां पे देखो, यहां पे देखो, इन बैक डायरेक्शन, जब इस रिएक्शन को बैक डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो एसिटेट आयन विल एक्सेप्ट द H पॉजिटिव। अगर इस रिएक्शन की बात करी जाए बैक डायरेक्शन में, तो बैक डायरेक्शन में एसिटेट आयन H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है, और जो भी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, बेस। यही तो डेफिनेशन बोलती है। ठीक है, यहां पे समझिए दोबारा से, NH3 एक बेस है, उसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो बेस होंगे ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो बेस होंगे वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे। वहां पे भी मैंने आपको यही बात समझाई है कि HCO3 माइनस ये है अपना कॉन्जुगेट बेस, ये है कॉन्जुगेट बेस। बेस, ये बेस है, और जो बेस होंगे वो क्या करेंगे, वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेंगे। यही चीज यहां पे आ गई। अब यहां पे हमें याद रखना है कि पिछली बार मैंने आपको बताया था कि अगर किसी एसिड में से H पॉजिटिव निकाल देते हैं तो बचे हुए पार्ट को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। लेकिन अगर किसी बेस ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया हो, किसी बेस ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया हो, उसको क्या बोलेंगे बेटा, जैसे वहां पे बोला था कॉन्जुगेट बेस, एसिड का कॉन्जुगेट बेस, यहां पे क्या बोलेंगे, बेस का कॉन्जुगेट एसिड। तो जब भी कोई बेस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है तो जो उसकी नई फॉर्म बन जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। देखते हैं, द न्यू फॉर्म ऑफ बेस आफ्टर द गेन ऑफ H पॉजिटिव इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड। NH4 पॉजिटिव is the conjugate acid of NH3. H2CO3
इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HCO3 माइनस। दोबारा समझाता हूं बेटा, जब भी बेस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है तो जो नई फॉर्म बनती है उनको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। आप बोल सकते हो NH4 पॉजिटिव इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3, H2CO3 इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HCO3 माइनस। बहुत सिंपल सा। अब वहां पे भी हमने एक थ्योरी पढ़ी थी स्ट्रॉन्ग और वीक वाली, वो थ्योरी यहां पे भी आएगी। क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस always provide weak conjugate acid after the gain of H positive। देखो बेटा, HCO3 माइनस, HCO3 माइनस क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। देखो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। HCO3 माइनस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग बेस ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया, जब स्ट्रॉन्ग बेस ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा वीक कॉन्जुगेट एसिड। ये है अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनेगा? वीक कॉन्जुगेट एसिड। क्या बनाएगा? वीक कॉन्जुगेट एसिड। नेक्स्ट, weak base always provide strong conjugate acid after the gain of H positive। NH3 इसको हम weak base बोलते हैं। NH3 को कैसा बोलते हैं? weak base। weak base ने जब H positive को एक्सेप्ट किया, इसने बनाया होगा NH4 पॉजिटिव। और weak base क्या प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा strong conjugate एसिड। ये प्रोवाइड करेगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर भी यहां पे एक आपको शॉर्टकट भी बताता हूं, क्योंकि 4 चीजें हो गई, 5 चीजें हो गई। कई बार बच्चों को लगता है कि सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है बेटा, ये मैं जो शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं इसके बाद सारी चीजें इजी हो जाएंगी। देखो, एसिड इसी तरह से याद रखना है जैसे मैं अब बताने वाला हूं। एसिड, बेस, यहां पे एक एरो बना लो और यहां पे लिख लो बेस एसिड। यहां पे एरो के ऊपर लिख लो कॉन्जुगेट। एरो के ऊपर क्या लिखना? कॉन्जुगेट। अब देखो कैसे समझना है। एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनेगा, बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनेगा, बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। फिर क्या करना? फिर लिखना ऐसे, स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग वीक। यहां पे इसका उल्टा लिखना वीक स्ट्रॉन्ग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसे लिख देता हूं थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड बेस, देखो बेटा, एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनेगा, बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक होगा, वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होगा। दोबारा समझाता हूं, एसिड का कॉन्जुगेट बेस बना, बेस का कॉन्जुगेट एसिड बना, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक बना, वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बना। याद कैसे रखना है वो भी समझाता हूं। अगर मैंने आपको दिया होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर मैंने आपको दिया होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बनेगा वो क्या बनेगा? वीक कॉन्जुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट क्या बना? वीक कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट, अगर मैंने आपको वीक बेस दिया है, अगर मैंने आपको वीक बेस दिया है तो वीक बेस का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मैंने आपको स्ट्रॉन्ग बेस दिया है, अगर मैंने आपको स्ट्रॉन्ग बेस दिया, अगर मैंने आपको स्ट्रॉन्ग बेस दिया तो स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? वीक एसिड। और अगर मैंने आपको
वीक एसिड दिया है, अगर मैंने आपको वीक एसिड दिया है तो क्या बनेगा आपके पास? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। बेटा इसको याद रखो, इसको अगर याद रख लोगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में, कुछ भी पूछा जाए। आज ही हम क्वेश्चन देखेंगे, बड़े आराम से हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए चलेंगे केवल इसी के बेस पे, ठीक है। वो जो मैंने पहले जितना भी बताया है, बस एसिड क्या होते हैं? H पॉजिटिव डोनेट करते हैं। बेस क्या होते हैं? H पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं। उन दो डेफिनेशन के बाद जितना भी मैंने आपको बताया है वो सारा का सारा मैंने यहां पे कवर कर लिया। दोबारा देख लो बेटा, वो डेफिनेशन ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड डेफिनेशन डोनेट H पॉजिटिव, ब्रोंस्टेड लॉरी एस बेस डेफिनेशन एक्सेप्ट H पॉजिटिव। इन दो डेफिनेशन के बाद जितना भी मैंने आपको समझाया था सारा का सारा मैंने यहां पे कवर कर लिया। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक बेस, वीक बेस का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट वीक एसिड, वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस। इतना याद कर लोगे बेटा, कभी भी कोई तकलीफ कोई दिक्कत कहीं पे भी नहीं आने वाली है, गारंटेड। इसके बाद बेटा ये वाला पॉइंट याद रखना, जब भी हमसे बोला जाए कि भैया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को आइडेंटिफाई करिए, ठीक है, क्या बोला जाए? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को आइडेंटिफाई करिए कि कौन से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं। तो आपको याद रखना है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बीच में केवल एक H पॉजिटिव का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मैं ये रफ कर दूंगा जो लिख रहा हूं, मैं आपसे बोलता हूं H2SO4 डोनेट करता है 2H पॉजिटिव, क्या मैं H2SO4 और SO4 माइनस माइनस को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलूंगा? आपका आंसर होना चाहिए नहीं सर, क्योंकि इनके बीच में दो H पॉजिटिव का डिफरेंस है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं हो सकते। मैंने आपको बोला H3PO4 डोनेट करता है 3H पॉजिटिव प्लस PO4 माइनस माइनस। मैं बोलूं क्या ये H3PO4 और PO4 माइनस 3 क्या ये एसिड बेस पेयर है? आपका आंसर होना चाहिए बिग नो, क्योंकि यहां पे जो डिफरेंस है वो एक H पॉजिटिव का नहीं है बल्कि एक H पॉजिटिव से ज्यादा का है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं हो सकते। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन से होंगे बेटा? जिनमें केवल एक H पॉजिटिव का डिफरेंस होगा वो ही कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो सकते हैं। जैसे अब मैं बताता हूं आपको, देखिए बेटा, हमने एज्यूम किया H2SO4, H2SO4 ने फर्स्ट स्टेप में एक H पॉजिटिव डोनेट किया और बनाया HSO4 माइनस। सेकेंड स्टेप में HSO4 बाइसल्फेट आयन ने फिर से एक H पॉजिटिव डोनेट किया और बनाया H पॉजिटिव और SO4 माइनस माइनस। अब मैं इनका नाम लिख देता हूं, इसको मैंने बोला A, इसको बोला मैंने B, ये भी B है, ये भी क्या है? B है, और ये क्या है? C। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे एसिड बेस पेयर बताओ, इस रिएक्शन में मुझे एसिड और बेस पेयर जो कौन कौन से हैं वो मुझे बताओ और समझाओ, तो आपको बोलना चाहिए क्या कि सर A और B के बीच में एक H पॉजिटिव का डिफरेंस है, A और B के बीच में एक H पॉजिटिव का डिफरेंस है, तो A एंड B आर द पेयर ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस। फिर B और C के बीच में जरा सोचना, B और C के बीच में भी एक H पॉजिटिव का डिफरेंस है, मींस B एंड C आर आल्सो पेयर ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस। लेकिन अगर मैं बोलता हूं A और C का बताओ, A और C का क्या है? क्या A और C कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है? आपका आंसर अभी बताता बिग नो। क्यों? क्योंकि A और C के बीच में एक H पॉजिटिव का डिफरेंस नहीं है बल्कि यहां पे दो H पॉजिटिव का डिफरेंस है, और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में केवल एक ही H पॉजिटिव का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड का, फास्फोरिक एसिड का, H3PO4। ये बेटा फर्स्ट टाइम डिसोशिएट होता है किसमें? H पॉजिटिव में प्लस H2
PO4 माइनस में, सेकंड में H2PO4 माइनस डिसोशिएट हुआ किसमें, ये डिसोशिएट हो रहा है H पॉजिटिव में प्लस HPO4 माइनस 2 में। नेक्स्ट HPO4 माइनस 2 फर्दर डिसोशिएट होता है किसमें, H पॉजिटिव में प्लस PO4 माइनस 3 में। अब इनका भी नाम लिख देते हैं, इसको मैंने बोला X, यो हो गया Y, यहां पे भी Y है, Y से बना Z, ओके, Z से बना फिर मान लेते हैं A। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर यहां पे कौन कौन से होंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन कौन से होंगे बेटा, आपको याद रखना है जिनके बीच में केवल एक H पॉजिटिव का डिफरेंस हो वो ही कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो सकते हैं। कौन कौन से होंगे, देखो बेटा, X और Y के बीच में एक H पॉजिटिव का डिफरेंस है तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। Y और Z के बीच में एक H पॉजिटिव का डिफरेंस है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। Z एंड A के बीच में एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का डिफरेंस है, ये भी अपने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गए। मैं बोलूं X एंड Z कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, नहीं, X और Z में दो H पॉजिटिव का डिफरेंस है। Y एंड A एसिड बेस पेयर है, Y एंड A एसिड बेस पेयर है, आपका आंसर होना चाहिए नहीं सर इनके बीच में दो H पॉजिटिव का डिफरेंस है। देन X एंड A क्या ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, आपका आंसर फिर से होना चाहिए नहीं सर इनके बीच में तीन H पॉजिटिव का डिफरेंस है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं हो सकते। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बेटा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एक H पॉजिटिव का ही डिफरेंस होना चाहिए। फिर इस थ्योरी की भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगी बेटा। देखो अब दिक्कत क्या है यार, ये भी तो बात तो केवल H पॉजिटिव की तो कर रहा है, इसने कहा H पॉजिटिव डोनेट करो, जरूरी नहीं है कि वाटर में डोनेट करो, एक्वस में डोनेट करो, कहीं भी डोनेट करो, कहीं भी आप H पॉजिटिव डोनेट करते हो आप ब्रोंस्टेड लोरी के हिसाब से एसिड हो गए, कहीं भी आप H पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप कॉन्जुगेट बेस हो गए। तो ये भी तो बात H पॉजिटिव की कर रहा है, सही है। फिर अगला कुछ सब्सटेंस एसिडिक होते हैं, जैसे आपको पता है CO2 एसिडिक है, SO2 एसिडिक है, SO3 एसिडिक है, N2O5 एसिडिक होता है, P4O10 एसिडिक होता है, लेकिन उनकी तो एसिड को डिफाइन ही नहीं कर पा रहा ये। फिर कुछ सब्सटेंस बेस होते हैं लाइक CaO बेस होता है, MgO बेस होता है, NaOH बेस होता है, उनकी बेसिक स्ट्रेंथ को भी तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा भाई, ये तो NaOH को भी बेस नहीं बता पा रहा, क्योंकि NaOH के बारे में आप सोचोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यार ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, लास्ट में जाके कर लेगा जब वाटर की बात करेंगे, वो एक अलग चीज है, लेकिन अभी ये NaOH के पास H पॉजिटिव नहीं करेगा एक्सेप्ट। तो यहां पे भी दिक्कत होगी कि ये भी सीधे के सीधे NaOH को नहीं बता पा रहा है कि ये बेस कैसे हुआ। ठीक है, अब अगले स्टेप में अगले जो लास्ट कॉन्सेप्ट है एसिड बेस, ये होता है लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट ने एक अलग तरीके की बात करी, उन्होंने बोला लुईस एसिड वो होंगे जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे और लुईस बेस वो होंगे जो कि लोन पेयर डोनेट करेंगे। मतलब जिनके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, जिनके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, वो मे बी क्या हो सकता है, वो मे बी एक कैटायन हो सकता है, या फिर वो कोई भी ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। जिसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, जो भी लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो हमारे इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड हो जाएगा, लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड हो जाएगा। बेस क्या होंगे, कोई भी जो कि लोन पेयर डोनेट करता है, कोई भी जो कि लोन पेयर डोनेट करता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लुईस बेस। कौन हो सकते हैं भाई, जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो, जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो वो लुईस बेस हो सकते हैं, जिनके पास एक्सेस में लोन पेयर हो वो लुईस बेस हो सकते हैं, या फिर कुछ मॉलिक्यूल आप 12th में पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कुछ मॉलिक्यूल अपना पाई बॉन्ड भी डोनेट कर सकते हैं। कुछ मॉलिक्यूल जो आप लोग पढ़ने वाले हो, कहां पे पढ़ने वाले हो, 12th में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, वहां पे हम पढ़ेंगे कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो अपना
पाई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो उनको भी हम लोएस बेस की कैटेगरी में रखेंगे। देखते हैं, एक्सेप्ट लोन पेयर शुड हैव द वैकेंट ऑर्बिटल। जैसे आपको बेटा पता है ये BF3 के बारे में अगर आप सोचोगे तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, 1 2 3। 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के, काउंट कर लीजिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के हैं, 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के। अब बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बोरॉन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट अभी भी इनकंप्लीट है, इसका ऑक्टेट अभी भी इनकंप्लीट है, और कंप्लीट ऑक्टेट होने के कारण इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, आप जिसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके होंगे। इस वैकेंट ऑर्बिटल में एक और फ्लोरीन माइनस अपना लोन पेयर आके डोनेट कर देता है, और वो बना देता है हमारे पास BF4 माइनस। इसी तरीके से AlCl3 का भी आपको याद होगा, AlCl3 ये भी बोरॉन फैमिली का है, इसके आउटर मोस्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ये एक Cl माइनस को एक्सेप्ट करके ये क्या बना सकता है? ये बना सकता है AlCl नेगेटिव। तो ये जितने भी मैंने बताए हैं, मैंने तो थोड़े से ही बताए हैं, ऐसा कोई भी जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो या फिर जो कैटायन है और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, वो सारे के सारे क्या हो सकते हैं? वो सारे के सारे लोएस एसिड हो सकते हैं। लोएस बेस के बारे में देखते हैं। डोनेट लोन पेयर should have the lone pairs. It can be anion, it can be multiple bond which can donate pi electron pair. तो अब देखो बेटा H2O, जैसे H2O के बारे में ही सोचो। H2O जब H पॉजिटिव के कांटेक्ट में आता है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देता है और क्या बना देता है? H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम है। NH3 जब किसी H पॉजिटिव के कांटेक्ट में आता है तो अपना एक लोन पेयर H पॉजिटिव को डोनेट कर देता है, क्या बनाता है? अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। या फिर NH3 जब BF3, जो मैंने ऊपर आपको बताया हुआ है, BF3 के कांटेक्ट में आता है तो नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर BF3 के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है और एक अडक्ट बना देता है। आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, इस तरह के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? अडक्ट। एक अडक्ट बना देता है, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी हमारे पास हैं H2O, NO3- Cl- ROH, अल्कोहल, NH3, कार्बन मोनोऑक्साइड और NO2, ये वाली डेफिनेशन के लिए लिखें, जिनको आप 12th में पढ़ने वाले हो कि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में, जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आप देखोगे कि ये भी लुईस बेस हो सकते हैं, ये भी अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो बेटा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझने वाली बात थी यहां पे समझने वाली बात यह थी कि जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो कैटायन भी हो सकता है, वो कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वो लोन पेयर एक्सेप्ट करके अपने आप को लुईस एसिड की कैटेगरी में फिट कर लेगा। और जिसके पास लोन पेयर है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, या फिर वो जो अपने पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, वो उनको डोनेट करके अपने आप को फिट कर लेगा लुईस बेस की कैटेगरी में। ये भी अच्छा है, ठीक है बेटा। लेकिन यहां पे भी कुछ लिमिटेशंस तो आ गई। अब देखो, ना ही ये HCl की बात कर रहा है, ना ही ये NaOH की बात कर रहा है, इसने एक नया अलाप लगा लिया। तो ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज कैन एक्सचेंज द इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हो तो लुईस की निगाह में आप लुईस एसिड या फिर लुईस बेस हो सकते हो। अगर आप बोलोगे भाई मैं तो HCl हूं, या फिर कोई आया परक्लोरिक एसिड आके बोल रहा है शान से, देखो भैया मेरे सीने पे देखो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का लेबल लगा हुआ है, मैं इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हूं। लेकिन लुईस एसिड बेस बोलेगा भाई हम तुम्हें मान्यता नहीं दे सकते, हमारी मान्यता का आधार है लोन पेयर को डोनेट करना या फिर लोन पेयर को एक्सेप्ट करना। तुम ऐसा नहीं करो, निकल लो यहां से, तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, हमारे हिसाब से तुम एसिड बेस नहीं हो सकते। तो देखो यहां पे बात क्या हो रही है? ओनली एप्लीकेबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ लोन पेयर, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा केमिकल बॉन्डिंग में कि भाई यहां पे जो एक लोन पेयर डोनेट करेगा और दूसरा लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है। तो यहां पे एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है। अभी आपने हाल में ही कंप्लीट किया होगा थर्मोकेमिस्ट्री में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जहां पे 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव 1 मोल ऑफ OH माइनस से रिएक्शन करके H2O बनाता है और करीब करीब -13.7 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज करता है। तो यहां पे बात न्यूट्रलाइजेशन जैसी तो हुई नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। As soon as you add the acid into the base, at the same instant reaction is completed। मतलब उनको कंप्लीट होने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, तो वो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। लेकिन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन रिलेटिवली काफी स्लो रिएक्शन है। तो दिक्कत यही हो रही है टेक्निकली, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट है लेकिन इसके हिसाब से जो एसिड बेस रिएक्शन है वो स्लो है। एसिड बेस रिएक्शन में H पॉजिटिव और OH माइनस रिएक्शन करता है, यहां पे वो लोन पेयर की बात कर रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, तो थोड़ी सी लिमिटेशन यहां पे भी है। ठीक है, तो हर एक कॉन्सेप्ट के अपने एडवांटेज हैं, अपने डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज ही आपको अच्छे से समझने हैं, डिसएडवांटेज अगर आप इनको समझ लोगे तो आप इनको अपने आप भी कर सकते हो लॉजिक लगा के। अब यहां पे देखिए मैंने लिखा है थिंक फॉर द वाटर। आपको मैंने देखो बेटा कितनी डेफिनेशन बताई है, एक आर्हीनियस कॉन्सेप्ट बताया है। आपको सोचना है क्या आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वाटर एसिड है, क्या आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वाटर बेस है। फिर आपको सोचना है क्या आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो हमारे पास वाटर है ब्रोनस्टेट के हिसाब से, अब आर्हीनियस हो गया ब्रोनस्टेट पे आते हैं, ब्रोनस्टेट कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या वाटर एसिड है, ब्रोनस्टेट कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या वाटर बेस है, लास्ट में लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या वाटर एसिड है, लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या वाटर बेस है। ठीक है, ये आपको करना है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार अपने आप सॉल्व कर लो, फिर इसको चेक करना। मैं बताता हूं, देखो बेटा ये वाली रिएक्शन देखो, आपको पता है वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोशिएट होता है H पॉजिटिव में और OH माइनस में। तो वाटर में जाके उसने H पॉजिटिव दिया, वाटर ने अपने आप सेल्फ डिसोशिएट होके H पॉजिटिव दिया, तो वो क्या हो गया, वो आर्हीनियस एसिड हो गया। वाटर ने जब वो डिसोशिएट हुआ तो उसने एक OH माइनस भी डोनेट किया, तो वो आर्हीनियस बेस भी हो गया। अब जरा इसको सोचो, ये जो सेल्फ डिसोसिएशन रिएक्शन होती है एक्चुअली में होता क्या है, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल अपना H पॉजिटिव डोनेट कर देता है और एक वाटर मॉलिक्यूल अपना जो H पॉजिटिव था उसको एक्सेप्ट कर लेता है। सपोज करो बेटा इस वाले H पॉजिटिव ने H2O से ये बना H3O पॉजिटिव, H2O से बना ये H3O पॉजिटिव, तो इस वाले वाटर मॉलिक्यूल ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, इस वाले वाटर मॉलिक्यूल ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, जिसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया वो हो गया हमारे पास ब्रोनस्टेड लॉरी बेस। तो वाटर ब्रोनस्टेड लॉरी बेस भी है। अब इसके बारे में सोचना बेटा, इस वाले H2O ने अपना H पॉजिटिव डोनेट किया और जो H पॉजिटिव डोनेट करता है वो होता है ब्रोनस्टेड लॉरी एसिड। तो वाटर ब्रोनस्टेड, वाटर आर्हीनियस एसिड भी है, वाटर आर्हीनियस एसिड भी है, वाटर आर्हीनियस बेस भी है, वाटर ब्रोनस्टेड लॉरी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड भी है, वाटर ब्रोनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेस भी है। अब बात करते हैं लुईस कॉन्सेप्ट की। तो लुईस कॉन्सेप्ट में देखो H2O, 2 लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन के पास, 2 लोन पेयर में से कोई एक लोन पेयर इसने H पॉजिटिव को डोनेट कर दिया और बना दिया H3O पॉजिटिव, बना दिया H3O पॉजिटिव। तो जब उसने लोन पेयर डोनेट किया तो वो क्या हो गया, तब तो वो हो गया लुईस बेस, तब वो क्या हो गया लुईस बेस। लेकिन अब आप दिमाग लगाओ, क्या वाटर के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है जिसमें ये कहीं से लोन पेयर एक्सेप्ट कर ले? क्या वाटर के पास H2O में क्या कोई वैकेंट ऑर्बिटल है जहां पे ये अपना लोन पेयर कहीं से एक्सेप्ट कर ले? तो आपको समझ में आएगा
कि वाटर के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है जहां पे ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर ले। तो अगर मैं ये रिएक्शन लिखूं, अगर मैं ये वाली रिएक्शन लिखूं कि वाटर किसी लुईस बेस से लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वाटर के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है उस लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए। तो याद रखना बेटा, वाटर नॉट अ लुईस एसिड, वाटर एक लुईस एसिड नहीं हो सकता है। वाटर आर्हीनियस एसिड भी है, आर्हीनियस बेस भी है, वाटर ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड भी है, वाटर लॉन्स्टेड लॉरी बेस भी है, वाटर लुईस बेस भी है, लेकिन वाटर लुईस एसिड नहीं हो सकता है। ये कभी भी लुईस एसिड की जो डेफिनेशन है उसको फॉलो नहीं करने वाला है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ HF H2SO4 एंड HCO3 माइनस। कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस किसका होता है बेटा, किसी भी एसिड का जब H पॉजिटिव निकाल देते हैं तो जो बचता है वो क्या बचता है, कॉन्जुगेट बेस। इनका हमें कॉन्जुगेट बेस बनाना है, ये जो दिए हुए हैं इनका हमें क्या बनाना है, कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है, H पॉजिटिव को निकालने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो HF में से अगर हमने H पॉजिटिव निकाल दिया तो क्या बना, F माइनस। इसी तरह से अगला दे रखा है H2SO4, H2SO4 में से भी एक H पॉजिटिव निकालना है कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए, H पॉजिटिव प्लस HSO4 माइनस, और HCO3 माइनस में से, HCO3 माइनस में से भी हमें एक H पॉजिटिव निकालना है, तो वो क्या बनेगा, CO3 माइनस माइनस। अब ये हमारे आंसर हो जाते हैं HF का कॉन्जुगेट बेस F माइनस, H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस HSO4 माइनस, एंड HCO3 माइनस का कॉन्जुगेट बेस CO3 माइनस माइनस। तो ये हमारे पास जो बेटा आंसर आएगा, ये आंसर आएगा अपने पास C। ये हमारे पास जो आंसर होगा, ये कौन सा आंसर होगा, 3 आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्या गिवन है, यहां पे गिवन है कॉन्जुगेट एसिड। अब कॉन्जुगेट एसिड किसका होता है बेटा, कोई भी बेस जब H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है अपना कॉन्जुगेट एसिड। हमें ये जो गिवन है NH2 माइनस NH3 HCOO निगेटिव, इन सब का कॉन्जुगेट एसिड बनाना है। तो मतलब इन सबको क्या करना पड़ेगा, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर अमाइड ने NH2 माइनस ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा NH3। अगर NH3 ने एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा NH4 पॉजिटिव। और अगर HCOO नेगेटिव ने एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया तो यहां से बनेगा HCOOH फॉर्मिक एसिड। तो इन सब के कॉन्जुगेट एसिड क्या हुए, NH2 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड कब बना, जब उसने एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया, NH3। NH3 का कॉन्जुगेट एसिड कब बना, जब उसने एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया, वो क्या बना, NH4 पॉजिटिव। और HCOO नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड कब बना, जब उसने एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया, वो क्या बना, HCOOH। तो ये 3 चीजें हमें देखनी है जो कि हमें गिवन है फर्स्ट ऑप्शन में, NH3 NH4 पॉजिटिव एंड फॉर्मिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर हो जाता है 1। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर। तो
अकॉर्डिंग टू द ब्रोनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, जो भी H पॉजिटिव डोनेट करता है वो हमारा एसिड होता है, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेड स्ट्रॉन्ग बेस कैन फॉर्म, स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो कैन फॉर्म, स्ट्रॉन्ग बेस से क्या बनेगा ये पूछा है, स्ट्रॉन्ग बेस कैन फॉर्म। तो देखो बेटा, जब अभी मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग वीक एसिड बेस कॉन्जुगेट बेस एसिड बेस एसिड, तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। हमें क्या बनाना है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए ओके, इसने बोला है स्ट्रॉन्ग बेस कैन फॉर्म। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा, हमारे पास इनिशियली है स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनाएगा, वीक कॉन्जुगेट एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस कैन फॉर्म वीक कॉन्जुगेट एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस कैन फॉर्म वीक कॉन्जुगेट एसिड, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में। स्ट्रॉन्ग बेस वीक कॉन्जुगेट एसिड दे सकता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है बेटा अपना ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। अब हमारे पास क्या आता है, ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। ये जो कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली नाम में ही डाइल्यूशन है, तो ये डाइल्यूशन से रिलेटेड है। इसके हिसाब से होता है क्या, डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, पहले हम कर लेते हैं। देखिए लिखा है कंसिडर डिसोसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है AB, जो कि डिसोशिएट होता है वाटर में, AB एक्वस, जो कि डिसोशिएट होता है वाटर में A पॉजिटिव प्लस A पॉजिटिव एक्वस प्लस B माइनस एक्वस। स्टार्टिंग में इसका कंसंट्रेशन है C, ये है 0, ये भी होगा 0। जब इक्विलिब्रियम में आया तो C में से 1 माइनस अल्फा कंज्यूम हो चुका होगा। 1 मोल ऑफ AB प्रोवाइड द 1 मोल ऑफ A पॉजिटिव एंड 1 मोल ऑफ द B माइनस। तो C में से C अल्फा खत्म हुआ, यहां कितना बनेगा C अल्फा, यहां पे भी कितना बनेगा C अल्फा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आने वाला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AB। ये हमारे पास होने वाला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या आने वाला है, ये हमारे पास आने वाला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पुट करते हैं वैल्यू। A का कंसंट्रेशन क्या है बेटा, A का कंसंट्रेशन है C अल्फा। B का कंसंट्रेशन भी कितना है, B का कंसंट्रेशन भी कितना है C अल्फा। और C का कंसंट्रेशन कितना है, C का कंसंट्रेशन है C 1 माइनस अल्फा। अब देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये आ गया हमारे पास K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। इसको आगे लेके चलते हैं। तो फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, for a weak electrolyte, if alpha is less than 10%, alpha is less than 10%, देन हम मान लेते हैं 10% का मतलब फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा 0.1। देन हम क्या मान लेते हैं, as compared to 1 alpha is very small, as compared to 1 alpha is very small, और 1 minus alpha is approximately is equal to 1, 1 minus alpha is approximately is equal to 1। ये जो मैंने आपको अजम्पशन बताया है बेटा, ये अजम्पशन ऑलमोस्ट हम ऑल डेरिवेशन यूज करेंगे, करीब सारे डेरिवेशंस में ये अजम्पशन यूज होगा। क्या कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर अल्फा की वैल्यू 10% से कम हो
तो हम अल्फा को 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा मान लेते हैं और उस केस में 1 माइनस अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 आ जाता है। तो अब हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था के, वो क्या हो जाएगा, वो था अपने पास सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। लेकिन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है कितनी, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी के डिवाइडेड बाय वी डिवाइडेड बाय सी कंसंट्रेशन। अल्फा क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो क्या होगा, जो हो जाएगा अंडर रूट के बाई सी। अब इससे आप देखो बेटा, यहां पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आया, वो आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है, अगर कंसंट्रेशन कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन अगर कम होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ेगा। और कैसे समझ सकते हैं, देखिए कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। उसको अगर पुट करें तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये क्या आएगा, ये आ जाएगा अपने पास के अपॉन एन इंटू वी, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वी क्या है, वी इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब आप देखो बेटा, यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट है, और अगर किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, मतलब ना उसमें हम सॉल्यूट डाल रहे हैं ना ही उसमें पड़ा हुआ सॉल्यूट निकाल रहे हैं, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वॉल्यूम। क्या आ जाएगा, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाते हो तो आप सॉल्यूशन का डाइल्यूशन बढ़ाते हो। अगर आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाया, आपने उसमें और ज्यादा वाटर मिलाया, तो आपने उसको और ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, और जब आपने उसको डाइल्यूट कर दिया तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और भी बढ़ जाएगी। ये हमारे पास इस लॉ का मतलब हो गया। मतलब क्या है, सिंपल सा, चाहे आप ये समझो या फिर ये समझो कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं डाइल्यूशन बढ़ेगा, जैसे जैसे हमने कंसंट्रेशन कम किया डाइल्यूशन बढ़ गया और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ जाएगी। मतलब डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ जाएगी। और यहां पे क्या है, यहां पे भी देखो बेटा, जैसे जैसे हमने सॉल्यूशन में और ज्यादा वाटर मिलाया, वॉल्यूम बढ़ाया, डाइल्यूशन बढ़ गया और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बढ़ जाएगी। इसी को हम बोलते हैं ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। जैसे जैसे सॉल्यूशन में जिसमें कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन में जिसमें कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, अगर हमने वॉल्यूम बढ़ाया सॉल्यूशन का तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ने लगेगा। मतलब कहना क्या चाह रहा है, अगर ज्यादा वाटर होएगा तो ज्यादा डिसोसिएशन होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट और ज्यादा टूटता चला जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में वो 10% डिसोसिएट हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे 10% डिसोसिएट हुआ और हम उसको और डाइल्यूट कर दें, तो डाइल्यूशन करने से उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगी। अब वो पहले से ज्यादा डाइल्यूट होगा। सिंपल सी बात है, आप जितना ज्यादा वाटर मिलाओगे उतना ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगी। ये इस रूल का आत्मा है, सोल है, यही इसमें समझाने की कोशिश की है। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। आपने भी देखा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, ये वॉल्यूम मतलब डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। एक सिंपल केस में अगर आप समझ सकते हो, अगर हमने वॉल्यूम को 4 टाइम इंक्रीज किया तो 4 टाइम इंक्रीज करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी करीब करीब 2 गुना इंक्रीज हो जाएगा।
जनरलाइज वे में बोल सकते हैं कि अगर हमने 4 गुना वॉल्यूम को इंक्रीज किया, डाइल्यूशन को 4 गुना किया, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी 2 गुना करीब करीब बढ़ जाता है। ये समझ में आ गया होगा बेटा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में हमें समझने के लिए, वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। ठीक है, यहां पे वीक और ऐड कर देता हूं, वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड, जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको वीक एसिड के लिए बताऊंगा वो बेस के लिए भी है। वीक एसिड और बेस is a weak electrolyte. It maintain equilibrium between dissociated and undissociated form. मतलब वीक एसिड या फिर वीक बेस के सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। किस किस में स्टैब्लिश होगा? एक डिसोशिएटेड फॉर्म में, डिसोशिएटेड फॉर्म ये हो गई, टूटी हुई फॉर्म ये हो गई जो आयंस होते हैं। अनडिसोशिएटेड फॉर्म ये हो गई, ये टूटी नहीं है तो ये अनडिसोशिएटेड फॉर्म है। ठीक है बेटा, तो यहां पे अब हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो कैसे आएगा? के ए, पहले मैं ऐसे ही लिखता हूं सीधे, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय HA। अब देखो बेटा, ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये किसके लिए है? ये एसिड के लिए। क्योंकि ये एसिड के लिए है इसीलिए मैं इस पे एक छोटा सा A भी लगा देता हूं ताकि मुझे याद रहे ये किसका है? एसिड का। तो Ka इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड विच इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू A माइनस डिवाइडेड बाय HA। ये हो गया। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, भाई एसिटिक एसिड है, ये भी एक वीक एसिड होता है, ये भी डिसोशिएट हो रहा हो किसमें? एसिटेट आयन में, CH3 COO नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव में। ठीक है, अब इसका बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा? के आ जाएगा CH3 COO नेगेटिव H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय CH3 COOH। क्योंकि ये एक एसिड है तो इसीलिए मुझे यहां पे एक Ka भी लिखना चाहिए। अगर अब हमारे पास कोई बेस हो, वीक बेस हो, उसको लिखते हैं लाइक BOH एक्वस डिसोशिएट इनटू द B पॉजिटिव एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। यहां पे कंसंट्रेशन, यहां पे सीधे सीधे बात करते हैं K की, तो उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा? B पॉजिटिव OH माइनस डिवाइडेड बाय BOH। ये हो गया अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द बेस। क्योंकि ये बेस के लिए था इसीलिए यहां पे मैंने BB लगा दिया। कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास दे रखा हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक वीक बेस होता है जो कि डिसोशिएट होता है NH4 पॉजिटिव एक्वस में, NOH माइनस एक्वस में। यहां पे डिसोसिएशन कांस्टेंट KB, B क्यों लिखा? बेस के लिए। क्या आएगा? NH4 पॉजिटिव OH माइनस डिवाइडेड बाय NH4 OH। ये हमारे पास आ जाता है इस वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है अपना कॉमन आयन इफेक्ट। ये कॉमन आयन इफेक्ट कोई नई चीज नहीं है। इस कॉमन आयन इफेक्ट को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में। बस यहां पे वो आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में बस इतना आपको पता होगा बेटा। ली शैतलेस प्रिंसिपल के हिसाब से आपको याद है, अगर हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और जो चीज अब पहले ज्यादा डिसोशिएट हो रही थी, पहले बहुत ज्यादा डिसोशिएट हो रही थी, अब वो कम डिसोशिएट होगी। जैसे मान लो यहां पे NH3 है और ये कन्वर्ट हो रहा है
N2 प्लस 3H2 में, और पहले इसका 1 मोल में से 40% डिसोशिएट हो गया। अगर मैंने N2 या फिर H3H2 का कंसंट्रेशन बढ़ाया, नेट रिएक्शन गई बैकवर्ड डायरेक्शन में, और पहले जो 40% डिसोशिएट हो रहा था वो 40% डिसोशिएट अब नहीं होगा, अब वो पहले से कम होगा, क्योंकि नेट रिएक्शन बैक डायरेक्शन में आ चुकी है। यही प्रिंसिपल हमें लगाना है, बस किसके लिए? आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए ये हमें प्रिंसिपल लगाना है। क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं, एडिशन ऑफ ए कॉमन आयन, जो कि कॉमन होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट में, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी प्रेजेंट हो और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी प्रेजेंट हो। एडिशन ऑफ ए कॉमन आयन टू ए इक्विलिब्रियम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट suppresses the degree of dissociation or ionization of weak electrolyte. This is called the common ion effect. देखो बेटा, अब जैसे ये देख लो, ये एक हमारे पास, 1 मिनट के लिए मान लो हमारे पास ये नहीं है, ये वाला नहीं है इक्वेशन लिखी हुई, केवल ये है। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो पार्शियली डिसोशिएट होता है H पॉजिटिव और एसिटेट में। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसमें बोलता हूं, आपको ये बोलता हूं कि बेटा मैंने देखो इसमें H पॉजिटिव और मिला दिया, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। अगर मैं बोलूं या इसमें मैंने H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, और बताओ रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी? आप बोलोगे सर रिएक्शन बैक डायरेक्शन में जाएगी। अगर मैंने बोलता हूं कि बेटा इसमें मैंने एसिटेट आयन जो कि प्रोडक्ट है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी? आप बोलोगे सर रिएक्शन बैक डायरेक्शन में ही जाने वाली है, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं लीस्ट प्रिंसिपल में। तो देखो बेटा, अब यहां पे समझते हैं, यहां पे हमें क्या समझना है कि ये देखो कोई हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में H पॉजिटिव आ रहे हैं, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में H पॉजिटिव आते हैं। अगर मान लो मैंने यहां पे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl में लाया, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है ये पूरी तरीके से टूट जाएगा किसमें? H पॉजिटिव में और Cl माइनस में। जब मैंने एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में HCl मिलाया, तो HCl मिलाने से वहां पे H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा। एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में HCl मिलाने से वहां पे H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा। H पॉजिटिव एक प्रोडक्ट है और HCl मिलाने से एक प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, जिसकी वजह से ये वाली रिएक्शन नेट बैक वाई डायरेक्शन में जाने लगेगी और एसिटिक एसिड पहले से कम डिसोशिएट होगा, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन सप्रेस हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अब दोबारा से समझते हैं। जैसे देखो बेटा, ये हमारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारे पास क्या है? ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट, जहां पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है। इसमें प्रोडक्ट कौन कौन है? एक तो H पॉजिटिव प्रोडक्ट है और एक एसिटेट प्रेजेंट है। इसमें मैंने मिलाया एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, और खास तौर से मैंने ऐसा देखा कि ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि कम से कम कोई एक आयन तो दोनों जगह कॉमन हो। जैसे यहां पे देखो H पॉजिटिव और OH माइनस दोनों जगह आ रहा है, H पॉजिटिव और OH माइनस दोनों जगह आ रहा है। H पॉजिटिव वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी आता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी आता है। तो ये क्या हो गया? ये है अपना एक कॉमन आयन। ये कॉमन आयन कॉमन है इन द वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इस कॉमन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाने से, अगर हमने इस कॉमन आयन, जो कि इस एग्जाम्पल में आप बोल सकते हो क्या है? H पॉजिटिव, अगर हमने कॉमन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाया, कॉमन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाने से Q की वैल्यू K से ज्यादा हो जाएगी, और जब भी Q की वैल्यू K से ज्यादा हो जाएगी, रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी? बैक डायरेक्शन में जाएगी। रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी? बैक डायरेक्शन में जाएगी, जिसके कारण अब एसिटिक एसिड को कम डिसोशिएट होना पड़ेगा, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगी। यही एक सिंपल सा लॉ आयनिक इक्विलिब्रियम में कहलाता है,
कॉमन आयन इफेक्ट, इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कई क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व भी कर चुके हैं। कहां पे? केमिकल इक्विलिब्रियम में। सिंपल वो ही है बेटा, कुछ भी नया नहीं है, बस एक नाम नया है। अब देखते हैं, ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ ली शैथलियस, ओके, ड्यू टू द ली शैथलियस प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट शिफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन by the addition of a common ion which is common with the common ion with the a weak electrolyte। कोई एक ऐसा आयन मिलाया हमने जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी है और वीक इलेक्ट्रोलाइट में, जिसको हम बोलते हैं कॉमन आयन। ये कॉमन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा और ली शैथलियस प्रिंसिपल के हिसाब से पूरी की पूरी रिएक्शन अब बैक डायरेक्शन में चली गई, जिसकी वजह से रिएक्टेंट जितना पहले डिसोशिएट हो रहा था उतना डिसोशिएट इस बार नहीं होगा। इसी को बोलते हैं बेटा कॉमन आयन इफेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारी जगह हम इसको यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ही इजी भी है, समझने में, क्वेश्चन करने में कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। देखते हैं, मैंने यहां पे कुछ एग्जाम्पल ले रखा है कि जैसे मैंने पहले बोला है कि भैया कि हमने एक वीक एसिड लिया, वीक एसिड का कंसंट्रेशन था 0.1 और हमने माना ये 10% डिसोशिएट हो रहा है। और जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, पहले क्या बोला बेटा मैंने, एक वीक एसिड लिया एक वीक एसिड लिया है जिसको हमने माना उसका कंसंट्रेशन था, इनिशियल कंसंट्रेशन था 0.1, जिसका भी 10% डिसोशिएट हुआ। और इक्विलिब्रियम पे आने के बाद मैंने उसमें 0.01 उसमें 0.01 मोल ऑफ H पॉजिटिव, 0.01 मोल ऑफ H पॉजिटिव को और ऐड कर दिया, 0.01 मोल ऑफ H पॉजिटिव को और ऐड कर दिया। ये हमारे पास है। तो आप देखो वो वीक एसिड है लाइक HAC, H पॉजिटिव और AC माइनस में डिसोशिएट हुआ। इनिशियली एसिड का कंसंट्रेशन कितना था 0.1 मोलर, जब डिसोसिएशन नहीं हुआ तो H पॉजिटिव कितना है 0, एसिटेट कितना है 0। अब कितना हुआ 0.1 का 10% डिसोशिएट हुआ, 0.1 का 10% डिसोशिएट हुआ, मींस आउट ऑफ 1 0.01 डिसोशिएट हुआ, कितना बच गया 0.09। एक H पॉजिटिव 1 मोल ऑफ HAC प्रोवाइड 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव एंड 1 मोल ऑफ AC माइनस। तो कितने मोल डिसोशिएट हुए 0.01 मोल डिसोशिएट हुए। तो H पॉजिटिव के भी 0.01 मोल मिलेंगे और AC माइनस के भी 0.01 मोल मिलेंगे। ये है अपना इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो यहां पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हो जाएगा 0.01 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.09। ये हो गया अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हो गया अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके बाद हमने क्या किया, जब वो इक्विलिब्रियम आ गया था तो उसमें 0.01 मोल ऑफ H पॉजिटिव को और ऐड कर दिया। इक्विलिब्रियम पे H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन है 0.01, उसमें 0.01 मोलर H पॉजिटिव और ऐड कर दिया। तो अब H पॉजिटिव का टोटल कंसंट्रेशन हो गया 0.02। इस समय Q की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। Q की वैल्यू आ जाएगी इस समय 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 डिवाइडेड बाय 0.09। और आप देखोगे इस बार Q की वैल्यू K से बड़ी हो गई, Q की वैल्यू K से बड़ी हो गई, तो नेट रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। Q इज मोर देन KC, रिएक्शन प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो बेटा क्या होएगा, 0.2 में से X कम हुआ क्योंकि बैक डायरेक्शन में जाने के लिए अब प्रोडक्ट रिएक्शन करेंगे और रिएक्टेंट को बनाएंगे। 0.01 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स और यहां पे 0.09 प्लस एक्स बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये x की वैल्यू आ जाती है 0.005 तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.095। मतलब इस समय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आएगा 5%। इस समय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आएगा 5%। बहुत ही सिंपल है बेटा। इस एग्जाम्पल के बिना भी
आप इस कॉन्सेप्ट को परफेक्टली समझ सकते हो। क्या है कॉन्सेप्ट? अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में यह दिखाई दे कि हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया और दोनों में एक कोई आयन कॉमन था, बस इतना ही काफी है। आपको बस इतना दिख जाए कि दोनों में कोई एक आयन कॉमन है, आप सीधे सीधे बोलोगे इसको मिलाने से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो गई होगी, क्योंकि यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा होगा। इतना ही याद रखना है बेटा, ये एक लाइन सफिशिएंट है किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या फिर जो कॉन्सेप्ट मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं उनको समझने के लिए। अब चलते हैं अपने अगले उस पे। अब यहां पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन है, जैसे कॉमन आयन इफेक्ट इज शोन बाय, दो चीजें पूछी हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ एसिटिक एसिड। तो पहले तो एसिटिक एसिड का इक्विलिब्रियम देखते हैं बेटा। CH3COOH ये डिसोशिएट होगा CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो इस बार हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या है? हमारे पास प्रोडक्ट में है या तो CH3COO नेगेटिव है या फिर H पॉजिटिव है। अगर हम किसी का भी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, अगर इसमें मैंने CH3COO CH3COO नेगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ाया या फिर H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ाया, दोनों ही केसों में Q की वैल्यू K से बड़ी हो जाएगी और नेट रिएक्शन बैक डायरेक्शन में जाएगी और कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएंगे। तो प्रोडक्ट का ही बढ़ाना है। अब ऑप्शन 1 में दे रखा है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाने से कोई भी कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होता। एसिटेट प्रोडक्ट में है, अगर एसिटेट को ऐड करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। H पॉजिटिव भी हमारे पास प्रोडक्ट में है, तो यहां पे भी H पॉजिटिव को ऐड करने पे भी कॉमन आयन लग जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर अगर मान लो ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो आंसर क्या होना चाहिए? बोथ B एंड C आप लिख सकते हो। कॉमन आयन इफेक्ट शोन बाय द एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयन इक्विलिब्रियम एट द इक्विलिब्रियम ऑफ एसिटिक एसिड। जब एसिटिक एसिड का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए उस केस में आप एसिटेट आयन को मिलाओ या फिर H पॉजिटिव को मिलाओ, दोनों में कॉमन आयन लग जाएगा। इसके बाद देखते हैं बेटा कॉमन आयन रूल, कॉमन आयन इफेक्ट ऑलवेज कौन सा? क्या ये ब्रॉनस्टेड कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है या फिर ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है या फिर ये ली शैतलियस प्रिंसिपल को फॉलो करता है या फिर ये ऑल ऑफ एबव, सारे के सारे को फॉलो करता है? तो बेटा अभी मैंने स्टार्टिंग से ही में ही बता दिया था कि कॉमन आयन इफेक्ट कोई नई चीज नहीं है, इसको ऑलरेडी हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ रखे हैं। तो ये फॉलो करता है ली शैतलियस प्रिंसिपल को। आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड Ka ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब इन्होंने एक हमारे को वीक एसिड दे रखा है एसिटिक एसिड और इसका हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट बता रहा है। तो ये क्वेश्चन बेटा हम अभी एग्जांपल्स में ही कर चुके थे। क्या आ जाएगा इसका? Ka आ जाएगा हमारे पास एसिटेट आयन इंटू H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड, ये हमारे पास हो जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखते हैं कहां दे रखा है ये। यहां पे इन्होंने इसका सिंबल ले रखा है HAC, इसका सिंबल ले रखा है AC माइनस और H पॉजिटिव, ये कर रखा है। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा AC माइनस एसिटेट आयन H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड। आंसर हो जाएगा 4। आंसर यहां पे आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि अक्सर बच्चे पूछते हैं सर कौन सा एसिड स्ट्रांग है, कौन सा एसिड वीक है, या फिर कौन सा बेस स्ट्रांग है या फिर कौन सा बेस वीक है। तो किसी भी एसिड को स्ट्रांग बताने में या फिर वीक बताने के लिए हम कंपेयर करते हैं उसके Ka वैल्यू को या फिर Kb वैल्यू को। जिस एसिड का Ka ज्यादा होगा
वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर किसी एसिड का Ka कम है तो उसको हम बोलेंगे वो वीक एसिड है। सेम चीजें हम लगाएंगे बेस के लिए भी। जिस बेस का Kb ज्यादा है हमारे लिए वो क्या होगा, वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस। वो क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और जिस बेस के लिए Kb की वैल्यू कम है वो हमारे लिए आ जाएगा वीक बेस। वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे लिए वीक बेस। मतलब सिंपली आपसे कोई बोले कि भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर ये वीक एसिड है, कैसे बताओगे? क्या शक्ल देख के बता सकते हैं किसी एसिड की कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये एसिड वीक है? या फिर मैंने कोई दो एसिड दे दिया, H2SO4 दे दिया, HNO3 दे दिया और HCl दे दिया, और मैं बोल रहा हूं कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, आप बता दोगे कि आपको HCl अच्छा लगता है, पसंद है सर मुझे, यही होगा स्ट्रॉन्ग? नहीं बेटा, ऐसे नहीं बता सकते। कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर कोई भी एसिड वीक है, इसको बताने का केवल एक ही तरीका होता है, Ka या फिर Kb की वैल्यू। जिस एसिड के लिए Ka की वैल्यू ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिस एसिड के लिए Ka की वैल्यू कम है वो वीक होगा। इन द सिमिलर मैनर बेस के लिए जिस बेस की Kb की वैल्यू ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जिस बेस की Kb की वैल्यू कम होगी वो वीक बेस होगा। तो बहुत सिंपल सा है। यहां पे मैंने आप देखो दो एसिड ले रखे हैं, इन दो एसिड की हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। तो यहां पे आप देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा C0 C1 माइनस एल्फा 1, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मानते हैं, इसका कंसंट्रेशन है C, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया 1 माइनस एल्फा 1, इसका आ जाएगा C अल्फा 1 C अल्फा 1। Ka की वैल्यू क्या आएगी, Ka की वैल्यू आ जाएगी C अल्फा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल्फा। आप अल्फा 1 को निग्लेक्ट कर सकते हो 1 के कंपैरिजन में, तो ये क्या आ जाएगा Ka1 आ जाएगा C अल्फा 1 स्क्वायर। ये आ गया पहले एसिड के लिए। अब दूसरे एसिड के लिए देखो, इसका कंसंट्रेशन C मानते हैं, दोनों का सेम कंसंट्रेशन लिया है भाई, Ha और Hb। इन दोनों एसिड की हमें स्ट्रॉन्गनेस बतानी है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम लिया है, C इनिशियली 0 C में से इस बार डिसोशिएट हुआ अल्फा 2, यहां पे बना C2 अल्फा 2 C2 अल्फा 2, Ka2 की वैल्यू हो जाती है यहां पे C अल्फा 2 स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 2। 1 के कंपैरिजन में अल्फा 2 को निग्लेक्ट कर दो, क्या आ जाएगा Ka2 इज इक्वल टू C अल्फा 2 स्क्वायर। ये आ गया। अब हमें इन दोनों एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। इन दोनों का हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है, इन दोनों का हमें कंपैरिजन करना है। कैसे करेंगे कंपैरिजन करने के लिए? करते हैं Ka2 Ka1 डिवाइडेड बाय Ka2, यहां पे क्या आ जाएगा C अल्फा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C अल्फा 2 स्क्वायर। C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा अल्फा 1 डिवाइडेड बाय अल्फा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka1 डिवाइडेड बाय Ka2। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1 डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 2। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 2 इज इक्वल टू Ka1 डिवाइडेड बाय Ka2, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्गनेस ऑफ एनी एसिड। स्ट्रॉन्गनेस ऑफ एनी एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट Ka1। जिस एसिड का Ka1 जितना ज्यादा होगा, जिस एसिड का Ka की वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी,
अगर Ka की वैल्यू ज्यादा है तो वो एसिड भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर बात बेस की पूछी जाए, जैसे ये मैंने एसिड के लिए सॉल्व किया, बेस की पूछी जाए तो क्या करते, स्ट्रॉन्गनेस ऑफ बेस 1 डिवाइडेड बाय स्ट्रॉन्गनेस ऑफ बेस 2। स्ट्रॉन्गनेस ऑफ बेस 1 डिवाइडेड बाय स्ट्रॉन्गनेस ऑफ बेस 2, ये हमारे पास आ जाता अंडर रूट Kb1 डिवाइडेड बाय Kb2, ये आ जाता बेस के लिए। यहां से हम क्या बोल सकते थे, स्ट्रॉन्गनेस ऑफ बेस, कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है उसको कैसे डिसाइड करते, उसको डिसाइड करते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसकी वैल्यू ऑफ Kb के। अगर किसी बेस के लिए Kb की वैल्यू ज्यादा होती तो वो बेस भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता। तो बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, और ये आपको याद भी रखना है कि कोई भी आपको बोलता है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा एसिड वीक है, यहां तो हम यूज करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में तो यूज करेंगे, लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम से ज्यादा ये चीज आपको यूजफुल होगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहां पे आप एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान समझोगे कि कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है और कौन सा वीक बेस है। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये एक डाटा का कंपैरिजन है। डाटा तो देखो बेटा हम इतना याद नहीं रख सकते, कि मैं इन सारे एसिडों का आपको Ka दे देता तो वो याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो ऑर्डर है आप इसको प्लीज से याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको आपके एग्जामिनेशन में काफी हेल्पफुल होने वाला है। आपको कई सारे क्वेश्चन इसी ऑर्डर पे बेस मिल जाएंगे और कई बार ये आपकी बहुत मदद करने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है HClO4 पर क्लोरिक एसिड, HI, HBr, H2SO4, HCl, HNO3, हाइड्रोनियम आयन, HSO4 माइनस, H3PO पॉजिटिव, HF, देन एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, HCN, NH4 पॉजिटिव, H2O, NH3, OH माइनस एंड CH4। ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई। अब आपको याद होगा एसिड जितना स्ट्रांग होता है उससे निकलने वाला कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होता है। भाई जितना स्ट्रांग एसिड होगा कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग एसिड कौन सा था, HClO4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है और CH4 सबसे वीक एसिड है। जब कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो आपको याद है स्ट्रॉन्ग का वीक बनता है, वीक का स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस आप देखो कैसा होएगा, वीक होगा, सबसे कैसा होगा, सबसे वीक होगा। ठीक है, तो ये बेस ठीक है बेटा, यहां पे ये साइन मिस प्रिंटिंग है ये, ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूं। बेसिक स्ट्रेंथ, ये सारे के सारे साइन यहां पे हमें उल्टे करने पड़ेंगे क्योंकि ये मिस प्रिंटेड है। यहां पे एक बार मैं सही कर देता हूं। देखो बेटा अब ये ऑर्डर बिल्कुल सही हो गया। आपको जैसे पता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, वीक बेस। उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, वीक बेस। और जो वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। आप चाहो तो रिवाइज करके देख लो। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड था तो जो उससे वीक बेस बनेगा वो बनेगा पुअर, और CH4 एक वीक एसिड था तो जो उसका बेस बनेगा वो बनेगा स्ट्रॉन्गर।
तो वो कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत हो गई होगी ऑपरेटर से। यहां पे आपको याद रखना है कि जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस हो गया, और जो वीक एसिड था वो स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस हो गया, स्ट्रॉन्गर बेस हो गया। तो अगर आपने ये वाली लाइन याद रख ली, पहली वाली लाइन याद रख ली, दूसरी वाली लाइन भी याद रखी जा सकती है। मतलब आप मोस्ट यूजफुल एसिड और मोस्ट यूजफुल बेस को, इसको याद रख के बड़े आराम से आप उन पे बेस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। याद रखना बेटा, ये वाला स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये वाला वीकेस्ट एसिड है। जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो वीक कॉन्जुगेट बेस प्रोवाइड करेगा, और जो वीक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस प्रोवाइड करेगा। इसीलिए से ये ऑर्डर अपोजिट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं बेटा, हमारे पास अगला है सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। वाटर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यह भी डिसोशिएट होता है, यह भी डिसोशिएट होता है। किस में डिसोशिएट होगा? H पॉजिटिव में डिसोशिएट होगा और OH माइनस में डिसोशिएट होगा। आप देखो इस तरीके की रिएक्शन आपने देख रखी होंगी। इजी, मतलब इस रिएक्शन को अगर सिंपलेस्ट वे में लिखा जाए तो बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, सिंपली H2O डिसोशिएट इनटू द H पॉजिटिव प्लस OH माइनस। ये भी एग्जैक्टली सही है। यहां पे आप देखते हैं बेटा, एक H2O ने एसिड की तरह काम किया, इसने H पॉजिटिव डोनेट किया। एसिड से क्या बना? एसिड से क्या बनेगा? एसिड से बन गया कॉन्जुगेट बेस। और एक ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया, जिसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया उसने काम किया बेस। बेस से क्या बना? कॉन्जुगेट एसिड। तो आप यहां पे देखो बेटा, एसिड का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? बेस। बेस का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? एसिड। यहां पे एक H2O H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है और एक H2O H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है। अब इसका हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट K इज इक्वल टू H2O H3O पॉजिटिव इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय H2O 1H2O ये है, 1H2O ये है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2H2O डिसोशिएट इंटू द H3O पॉजिटिव प्लस OH माइनस। लेकिन आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको समझाया था कि ये जो है H2O का कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। याद है? एक्टिव मास 1 होना चाहिए, याद है? हमेशा एक्टिव मास कितना आता है? 1 ही आता है। तो जो कांस्टेंट चीज है वो कांस्टेंट की साइड में लेनी चाहिए। मैंने कांस्टेंट की साइड में ये ले ली। अब K भी कांस्टेंट है, वाटर का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट को मिला के हमने एक नया कांस्टेंट बनाया जिसको बोला KW। W स्टैंड फॉर वाटर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। ठीक है, आपको पता है कि H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन हमेशा H पॉजिटिव के बराबर ही होगा। जितने H पॉजिटिव होंगे उतने ही H3O पॉजिटिव होंगे। तो H3O पॉजिटिव को मैं H पॉजिटिव भी लिख सकता हूं। तो यहां पे एक बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन आ जाती है, क्या? KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH माइनस। ये कहलाता है बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्यों आयनिक प्रोडक्ट? आप H पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हो OH माइनस के कंसंट्रेशन से, तो जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ये किसका प्रोडक्ट है? किसका मल्टीप्लिकेशन है? आयंस का मल्टीप्लिकेशन है, इसीलिए इसको बोल दिया आयनिक प्रोडक्ट। तो याद रखना बेटा, बहुत सिंपल सा है और बहुत यूजफुल भी आएगा। क्या याद रखना है? KW is the ionic product of water which is simply is equal to concentration of H positive and concentration of OH minus। ये है अपने पास KW की वैल्यू। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भाई मैंने आपको बताया था ना बेटा, K की वैल्यू भी कांस्टेंट है और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर भी कांस्टेंट है। तो ये वैल्यू भी कांस्टेंट आ जाती है। कितनी आ जाती है? इंटू 10⁻⁻14। इसको 1 ही लेके चलते हैं। कितनी आ गई वैल्यू बेटा? KW इज इक्वल टू 1.0 10⁻⁻14 मोलर स्क्वायर। अगर हमारे पास प्योर वाटर है, प्योर वाटर का मतलब क्या होगा भाई? H2O में जब डिसोशिएट करेंगे तो जितना H पॉजिटिव आएगा उतना ही OH माइनस आएगा। प्योर वाटर है,
ना ही उसमें कोई आपने बाहर से एसिड डाला हुआ है, ना ही उसमें आपने कोई बाहर से बेस डाला हुआ है। तो जब प्योर वाटर होगा तो उसमें जितने H पॉजिटिव होते हैं उतने ही उसमें OH माइनस होंगे। जैसे ऐसे सोचो बेटा, अगर 100 मॉलिक्यूल H2O के टूटे, डिसोशिएट हुए, तो 100 ही H पॉजिटिव बनेगा और 100 ही OH माइनस बनेगा। या फिर ऐसे सोचो, अगर 1000 वाटर मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुए तो 1000 ही H पॉजिटिव बनेगा और 1000 ही OH माइनस बनेगा। मतलब हर हाल में, प्योर वाटर में हर हाल में H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन एक दूसरे के बराबर ही रहता है। यहां पे हम बोल सकते हैं क्या, कि फॉर प्योर वाटर हमें पता है H पॉजिटिव और OH माइनस दोनों ही कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। रूल क्या था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला है हमारे पास H पॉजिटिव इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻14। आपको पता है H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन OH माइनस के बराबर है, OH माइनस का कंसंट्रेशन H पॉजिटिव के बराबर है। एक जगह OH माइनस की वैल्यू को H पॉजिटिव के बराबर लिखता हूं, क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव स्क्वायर। एक बार OH माइनस को H पॉजिटिव के बराबर लिखता हूं, क्या आ जाएगा, OH माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻14। जब अंडर रूट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻7। मतलब आपको क्या याद रखना है बेटा, प्योर वाटर में H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना होता है, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, और OH माइनस का कंसंट्रेशन भी कितना होगा, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। तो ये यहां पे दे रखा है, फॉर प्योर वाटर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस विच इज इक्वल टू 10⁻⁻7 मोलर। अब ये जो Kw है बेटा, ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और सारे के सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो ये तो बहुत ही इजी हो गया भाई, Kw क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। अगर हमारे पास H पॉजिटिव और OH माइनस का कंसंट्रेशन बराबर आ जाए तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल। अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा, एसिडिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव ज्यादा होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव ज्यादा होते हैं, तो वहां पे H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन OH माइनस से ज्यादा आएगा। क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज मोर देन OH माइनस, देन सॉल्यूशन बिकम द एसिडिक इन नेचर। अगर सॉल्यूशन बेसिक हो तो बेसिक सॉल्यूशन में OH माइनस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द H पॉजिटिव, इसीलिए वहां पे क्या जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। ये आपको बेटा याद रखने वाली बातें हैं। इन्हीं के देखिए आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Kw की यूनिट पूछा है सिंपली, Kw क्या होता है, H पॉजिटिव इंटू OH माइनस, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर ऑफ H पॉजिटिव, OH माइनस का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। तो यूनिट क्या आ जाएगी, यहां से यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर स्क्वायर, या फिर आप सिंपली इसको बोल सकते हो मोलर स्क्वायर, जो कि हमें दे रखी है ऑप्शन नंबर सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोलरिटी ऑफ 1 kg ऑफ वाटर एट द 298 केल्विन। ये बेटा बहुत सिंपल सा है, आपको पता है वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। वाटर का आपको मास दे रखा है 1 kg, मास ऑफ H2O कितना है, 1 kg। 1 kg मींस क्या हो गया, 1000 ग्राम, और डेंसिटी आपको पता है 1 ग्राम पर ml, तो वॉल्यूम भी कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया 1000 ml। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाल लेते हैं, वो कितना है, मास ऑफ H2O 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2O 18, कितने आ गए मोल्स, 55.55 मोल आ गए। मोलरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, मोलरिटी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स 55.55 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, लीटर में 1, जिसकी वजह से हमारे पास वाटर की मोलरिटी 55.55 आ जाएगी। बेटा ये याद रखना है, ये सीधे सीधे डाटा अगर पूछा जाएगा अगली बार क्वेश्चन में तो आपको ये सॉल्व करके नहीं देखना है,
आपको ये याद रखना है कि वाटर की मोलरिटी हमेशा कितनी होती है, 55.55। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हमने काफी बढ़िया से अपने टॉपिक कवर किए हैं, जो भी बेसिक चीजें थी आयन इक्विलिब्रियम चैप्टर में, जो कि हमें आने वाले दिनों में बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उन चीजों को हमने समझा, उन चीजों पे बेस्ड क्वेश्चन भी किए। तो मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने पढ़ाया है आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ईमानदारी से रिवाइज करोगे, सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, और जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो आपको और भी ज्यादा चीजें मजेदार लगेंगी, चीजें और भी ज्यादा समझ में आने वाली हैं। ऐसी उम्मीदें करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट।